नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बिहार चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह कहकर एक नया बवाल खड़ा कर दिया है कि अगर बीजेपी हारी तो पाकिस्तान में पटाखे जलेंगे, पटाखे फोड़े जाएंगे। अमित शाह ने इधर बयान दिया तो लालू प्रसाद यादव भी आपा खो बैठे। लालू ने कहा कि अमित शाह नरभक्षी है, पागल हो गया है। अभी 2 चरण के चुनाव बाकी हैं, लेकिन नेता हैं कि भाषाई मर्यादा तक वो भूल गए हैं। उधर बीच बिहार चुनाव में संघ का हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर चिंता जताने से भी विवाद और गहरा गया है। इस बीच जर्नलिस्ट ने भी मोदी को चेताया है कि अपने नेताओं पर काबू करें, वरना उनके ऊपर से जनता का भरोसा उठ जाएगा। इसलिए आज के हमारे जो सवाल हैं, क्या पाकिस्तान के पटाखे से बीजेपी चुनाव जीत जाएगी? सवाल यह भी कि क्या चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिकता आखिरी हथियार है? और सबसे अहम सवाल ये कि वोटिंग से ठीक पहले संघ का हिंदुओं की आबादी पर मंथन क्यों हो रहा है? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव आखिरी दौर में पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पार्टियों की तल्खियां भी बढ़ती जा रही हैं। अभी बिहार में 2 चरण के लिए वोटिंग बाकी है और सियासी पार्टियां वोट की फसल काटने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। मोदी के चाणक्य पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने ये कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया कि अगर बीजेपी हारती है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे और मोहम्मद शहाबुद्दीन जेल में खुश होगा। गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर जलेंगे। अमित शाह के इस चुनावी पैंतरे ने महागठबंधन की चिंता बढ़ा दी। अब सवाल ये, क्या बिहार चुनाव के आखिरी दौर में बीजेपी पाकिस्तान कार्ड के बहाने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है? अमित शाह नरभक्षी जो है, भाजपा का जो अध्यक्ष है, ये बिल्कुल पागल हो गया है। अमित शाह के बयान को लेकर आज एनडीए और महागठबंधन दोनों के नेता चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंच गए। विवाद को और गहरा कर दिया कि असम और बंगाल में बदलती आबादी की स्थिति में अगर अल्पसंख्यकों की जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो भारतीयों की आबादी कम हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ नागालैंड में क्यों समस्या है? क्योंकि हिंदू अल्पसंख्यक है। अब सवाल ये कि ऐन वोटिंग से पहले अमित शाह का पाकिस्तान कार्ड और संघ का हिंदुओं की आबादी पर मंथन करने के मायने क्या है? क्या बीजेपी आखिरी चरण के चुनाव को सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करना चाहती है? अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, स्टूडियो में मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह, मेरे सहयोगी राजीव रंजन और इसके अलावा जेडीयू के नेता, राजनयिक भी रह चुके हैं, पवन कुमार वर्मा भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। संबित, अगर बीजेपी हारती है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाह रहे थे अमित शाह? देखिए, पहले मैं इसको कॉरोलरी, अंग्रेजी में एक शब्द है कॉरोलरी, आप समझते हैं, मगर समझाने के लिए बोल रहा हूं कि उसके अगर हम लोग सही तरीके से बोले तो ये रहेगा कि मैं कोरे कागज में लिख देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख को जीतेगी और पाकिस्तान में मातम होगा। ऐसा क्यों कहा गया, आपने ये सवाल पूछा, उसका जवाब है कि पाकिस्तान लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार से सहमी हुई है और जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान को चुनौती दी है हर पक्ष को लेकर। आपको याद होगा जब हाल फिलहाल में एनएसए का जो बैठक होना था, जब पाकिस्तान ने उसे रद्द किया तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने एक लाइन इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है वो डिक्टेट करते हैं किस टर्म पे हमारे रिश्ते रहेंगे, हमारी बातचीत रहेंगी। वो भी मानते हैं कि डिक्टेशन अब मोदी जी तो मतलब संबित पात्रा, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का निजाम, पाकिस्तान की सरकार बिहार चुनाव पर आंखें लगाए बैठी है। ये तो केंद्र सरकार के बाबत आपस में जो नुरा कुश्ती, रस्साकशी, तनातनी चलती रहती है, वो अलग है, वो अलहदा है। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सरकार, बिहार में सरकार किसकी बनती है उस पर निगाह टिकी हुई है। ये नई स्पिन दे रहे हैं आप। दिल्ली में टिका के बैठी थी। आपको याद होगा, आप लोग तमाम चैनल्स ने जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती थी, किस प्रकार आतिशबाजी पाकिस्तान में हुआ था, ये हेडलाइन न्यूज बना था। पाकिस्तान में किस प्रकार सेलिब्रेशन हुआ था और वो न्यूज भी था कि नरेंद्र मोदी जी को झटका लगा है। क्या ये न्यूज नहीं था? आप बताइए खुद, पाकिस्तान क्यों दिल्ली के चुनाव आप बड़ी आसानी से संबित पात्रा
अगले जो जायज 2-3 सवाल हैं उनको डक नहीं कर रहे हैं क्या? आप ये कहकर कि अगर बीजेपी हारती है पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, पटाखे जलाए जाएंगे, क्या आप हमारी पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रहे क्या? कि अगर महागठबंधन जीत गया नहीं, बिल्कुल। तो वो मानो उनको वोट करने वाले पाकिस्तान परस्त हैं। इसका क्या ये मतलब नहीं निकाला जाएगा? ये करॉलरी जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, ये नहीं निकाली जाएगी क्या? नहीं नहीं नहीं, इसका कॉर्लरी यही होगा कि अगर कोई और पार्टी जीतती है हिंदुस्तान में बीजेपी को छोड़कर, ऐसा कभी होता है तो पाकिस्तान प्रसन्न होता है। उसका कॉर्लरी ये नहीं है कि जो लोग अगर पाकिस्तान की प्रसन्नता और नाखुशी पर आप इतने चिंतित हैं, तो जो पाकिस्तान आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतती है, दिल्ली राज्य में, कौसाई स्टेट में, तो वो पटाखे जलाते हैं। आपकी सरकार बनती है तो 26 मई को रेड कारपेट वेलकम क्यों दिया था नवाज शरीफ को? नहीं, इसका तो उत्तर आपने खुद दिया। क्या? देखिए, हम दोनों दो देश हैं, देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी होते हैं। आपने कहा था ना कि सरकार के लेवल पे जो आदान प्रदान होने चाहिए वो तो होंगे ही, मगर पाकिस्तान पाकिस्तान है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। हमारे जो आपसी विचार है, आतंकवाद को संरक्षण देता है पाकिस्तान, तो स्वाभाविक रूप से आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ हम बोलेंगे। हम प्रयास करेंगे सरकारी लेवल पे कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण ना दे, इसलिए हम उन्हें डिप्लोमेटिकली एंगेज करते हैं या प्रयास करते हैं, जो कि पाकिस्तान कई बार ठुकरा देता है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेता है और वो आतंकवाद को छोड़ नहीं पाता है। जो पाकिस्तान बीजेपी की ग्रोथ को लेकर इतना नाखुश रहता है, आपकी हार में उसे जीत महसूस होती है, तो आप क्यों बुलाते फिर रहे थे उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, जिसके बारे में मैं रैलियों का सिर्फ जिक्र कर देता हूं। एक बयान जिसमें एक कांस्टेंट था, वो हैदराबाद की रैली हो, दिल्ली की रैली हो, बागपत की रैली हो, तमाम रैलियां जो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले की थी, उसमें एक कांस्टेंट था संबित पात्रा, वो ये कि जब पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के सर काटे थे तो सरकार के विदेश मंत्री यानी यूपीए के विदेश मंत्री भारत आए, पाकिस्तान प्रधानमंत्री को जयपुर में बिरयानी खिला रहे थे। और आप क्या कर रहे थे? आप रेड कार्पेट वेलकम दे रहे थे। आज उसी पाकिस्तान को फिर से आप जिंदा कर रहे हैं। दो चीजें हैं। पहली बात तो है, केंद्र में जो सरकार होती है वो भाजपा या कांग्रेस की नहीं, वो हिंदुस्तान की सरकार होती है, उसके कुछ डिप्लोमेटिक जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात, हम कभी भी अनटूवर्ड वेलकम नहीं करते हैं, हम उतना ही करते हैं जितना डिप्लोमेसी कहती है। और अगर पाकिस्तान किसी प्रकार से भी गलती करता है तो उसे आंख दिखाना और उसे अपने स्थान पर बिठा देना, यह भी सरकार ने किया है। हुर्रियत के साथ अब तक बातचीत चल रही थी पाकिस्तान की, किसने रोका हुर्रियत से बातचीत करने का प्रक्रिया? इस सरकार ने रोका है। तभी तो विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में कहा कि नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड, इट इज नॉट द सेम ओल्ड गवर्नमेंट। ये उनके शब्द थे कि अब वहां पे सिचुएशन बदल गया है, वो पुरानी सरकार नहीं है जो पुराने ढर्रे पे चलेगा। नाउ मोदी द न्यू प्राइम मिनिस्टर डिक्टेट्स, ये उनके शब्द थे। आप प्लीज तो यानी कि आप इसे नेशनल कॉन्टेक्स्ट में पुट करने की कोशिश कर रहे हैं। पवन कुमार वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये राजनयिक मामले में कम से कम हम सब जो इस चर्चा में शरीक हैं हमसे बेहतर समझते हैं। मुझे ये बताइए पवन कुमार वर्मा, गिरिराज सिंह का बयान भी मुझे ध्यान आता है। लोकसभा चुनाव का ये बयान था कि जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं वो पाकिस्तान की ओर देख रहे हैं। आने वाले दिनों में उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं होगी, उनके लिए बस पाकिस्तान में जगह मिलेगी, जगह बचेगी। जो अमित शाह ने बयान दिया है, ये गिरिराज सिंह के बयान का ही एक्सटेंशन है या मैं संबित पात्रा जो कह रहे हैं उनकी बात पर गौर करूं? पवन वर्मा। मैं समझ गया सर। अखिलेश जी, आप अगर इस बात का जवाब दें, शायद अभी कनेक्शन में दिक्कत है उधर। देखिए, काफी समय तक बहस हुई इस पे। जिन लोगों ने देखा होगा भाजपा के तर्कों को, वो हंस रहे होंगे। कारण क्या है उसके एक एक करके मैं गिना रहा हूं। पाकिस्तान भी यही कहता है कि मेरे यहां अगर ऐसा नहीं होगा तो हिंदुस्तान खुश होगा। ये भी अब वही कह रहे हैं। मतलब पर ये तो एक राज्य का चुनाव है। वही मैं कह रहा हूं, राज्य के चुनाव में क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि आतंकवाद और पाकिस्तान बीजेपी के लिए हमेशा से वोट बैंक की एक गठरी रही है। इसके अलावा कुछ नहीं रही है। कभी इस पे एक न कुछ किए हैं न करेंगे। कांटे की टक्कर है। अब यहाँ पर ध्रुवीकरण किया जा रहा है। सर क्या आप ये गंभीर आरोप होगा अगर आप ये लगा रहे हैं? नहीं, हाँ अभी एक एक करके बता रहा हूँ मैं। कारण क्या है, आप कोई चुनाव देख लें, शुरुआत ये बड़े अच्छे से करते हैं, देश राष्ट्र विकास। चुनाव आते आते मियां मुशर्रफ, मौलाना साहब, फलाने साहब पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम पे आकर के इनका क्लोजिंग स्टेटमेंट बंद हो जाता है। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको आभास हो गया है कि बिहार में इनकी दाल जो इतनी महंगी हुई है, मतलब वो नेचुरल खाने वाले हैं, इनकी जो दाल अपनी बीजेपी की वो गलने वाली अब नहीं है। तो अब वो इस अपने अस्त्र को चल रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि देश बहुत जागरूक है। आप इस देश के मतदाताओं को क्या कह रहे हैं आप कि हमको वोट नहीं दो, तुम पाकिस्तानी हो। हम लोकतंत्र में एक विपक्ष पक्ष अब आप भी इसमें आग में घी डाल रहे हैं। नहीं, ये कहकर जो लालू कह रहे हैं, अब लालू आपके महागठबंधन के नेता नरभक्षी कहते हैं। देखिए पागल हो गया है अमित शाह। ये भाषा सही है? नहीं, मैंने नहीं सुना नरभक्षी या किस। मैं बयान फिर से सुना देता हूँ। कहा होगा किस कंटेस्ट में कहा, कैसे कहा, कहाँ से कॉन्टेक्स्ट कोई भी हो, मैं बयान सुनाऊं सर आपको? किसी के बयान लालू प्रसाद यादव कहते हुए अमित शाह वो तो नरभक्षी है, वो पागल हो गया। भाई बहुत लोग कहते हैं, क्योंकि बहुत से उनके ऊपर आरोप लगे हैं, कई चीज और लगे हैं, वो उनको चारा के बारे में। ये बयान सही है क्या? नहीं, देखिए ये भाषा आप हमेशा मर्यादित भाषा इस्तेमाल हमेशा करता हूं, लेकिन जब आप पर्सनल अटैक करेंगे किसी के ऊपर राजनीति में, मूल्यों नीतियों कार्यक्रमों पे बहस करो भाई। जो मोदी जी थकते नहीं थे गुजरात मॉडल बताने के लिए, अभी 3 महीने से गुजरात का कभी कहीं जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। देश का तो कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि कोई उपलब्धि नहीं है। क्योंकि गुजरात आज हिंदुस्तान में कश्मीर के बाद सबसे डिस्टर्ब स्टेट हो गया है। वहां पे मोबाइल बंद, नेट बंद, फ्रीक्वेंसी बंद, टीवी बंद, कर्फ्यू, गोली। सबसे यहाँ ये गंभीर आरोप संबित पात्रा अखिलेश बाबू ये लगा रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि कांटे की टक्कर चल रही है, आपके पास कुछ चारा नहीं बचता, आप पाकिस्तान अल्पसंख्यकों पर निशाना। एक सेकंड में जोड़ दूं, एक सेकंड जोड़ दूं। माननीय प्रधानमंत्री के किसी भाषण में नीतियों कार्यक्रमों या विकास की या कोई उसकी जिक्र किया उन्होंने? अपने सरकार की उपलब्धि बताई। पात्रा अब मैं उत्तर देता हूं। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर पाकिस्तान के लिए खराब बोला जा रहा है, मियां मुशर्रफ बोला जा रहा है, तो अखिलेश जी, बाकी जो पार्टी है, निकाला मतलब नीतीश कुमार, कांग्रेस और लालू, निकाला गठबंधन, उनके नेताओं को इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? इतनी हमदर्दी मियां मुशर्रफ से क्यों है कि अखिलेश जी एकदम पीड़ित हो जा रहे हैं कि अरे मियां मुशर्रफ बोल दिया, इतना अच्छे आदमी को जो देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए मरा जा रहा है, उसके लिए अखिलेश जी इतने परेशान क्यों है? पाकिस्तान को हम सुबह से शाम कोसेंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? पाकिस्तान हमारे देश के खिलाफ रणनीति तय पाकिस्तान को सवाल ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाला खेल तो नहीं है। संबित पात्रा क्या ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना? आप बात पाकिस्तान की कर रहे हैं, खास समुदाय की ओर इशारा कर रहे हैं आप, और ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा भी है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप पूरी परिपक्वता से इस बात का जवाब दें। हाँ, मैं पूरी परिपक्वता से बताता हूं। आपने ये इन्फ्रेंस क्यों ड्रॉ किया, ये कंक्लूजन क्यों ड्रॉ किया कि पाकिस्तान का नाम जब भी बोला जाएगा वो एक संप्रदाय विशेष या समुदाय विशेष के लिए होगा? आप अपने मन से पूछिए कि आपने ये क्यों सोचा। हमने तो ये बिल्कुल नहीं, कहा मन से मैं कुछ नहीं। आपने डिसाइड कर लिया पाकिस्तान हम खबर के हिसाब से चलते हैं संबित पात्रा। पाकिस्तान मतलब उस बयान में अगली लाइन ये थी कि जेल में बैठा शहाबुद्दीन भी खुश होगा। बिल्कुल। देखिए शहाबुद्दीन क्या, मैं तो 5 नाम ऐसे गिनवा दूंगा जो पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। शहाबुद्दीन एक है, यासिम भटकल दूसरा है, आप तीसरा नाम तहसीन अख्तर ले लीजिए जो जेडीयू के एक बड़े नेता के भांजे हैं और जिन्होंने 17 बॉम्ब ब्लास्ट कराए गांधी मैदान में। ये जो इंडियन मुजाहिदीन के लोग हैं, क्या ये पाकिस्तानी एजेंट नहीं है? क्या ये पाकिस्तान के बिहेस्ट पे काम नहीं करते? आपके पास सबूत है? धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं आप? हमने तो नहीं जोड़ा। आडवाणी जी पाकिस्तान जाकर के वहाँ के कायदे पाक के मजार पे जाके उनको क्या सर्टिफिकेट देते हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, पर जो संबित पात्रा कह रहे हैं ना अखिलेश बाबू, पवन कुमार वर्मा, मैं चाहूंगा कि आप रिस्पॉन्ड करें। जो ये सवाल उठा रहे हैं
कि अगर फिरका परस्त ताकतें हैं, ऐसी ताकतें जो पाकिस्तान की ओर देखती हैं, वहां से ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश करती हैं, अगर उन पर टारगेट कर रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष, तो आपको दर्द क्यों होता है, आप उत्तेजित क्यों होते हैं? पवन कुमार वर्मा। देखिए, मैं इसका बड़ा मुख्तसर जवाब देता हूं जी। आतंक की पूरी भर्त्सना देश में हम भी करते हैं, बीजेपी भी करती है। अब इस वक्त बिहार के चुनाव में ये कह देना कि जो अगर बीजेपी हारेगी तो पाकिस्तान में पटाखे बजेंगे, मुझे लगता है जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो गिरिराज सिंह के अनुयायी हैं। उन्होंने कहा था जो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे वो पाकिस्तान चले जाएंगे। अब पाकिस्तान का संदर्भ बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीजेपी सुनिश्चित रूप से ये चुनाव हार रही है। आखिरी 2 चरण में हर पैतरा और हथकंडे, साम दाम दंड भेद की राजनीति पर उतर आई है। अफसोस की बात है कि कुछ ऐसे हथकंडे अपना रही है जिससे देश को डैमेज हो रहा है, यानी कि धार्मिक ध्रुवीकरण की खुलेआम कोशिश है। एक को दूसरे से लड़ाना, जो सौहार्द, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत का हमेशा वातावरण नहीं, पर पवन कुमार वर्मा जो संबित पात्रा कह रहे हैं वो मोहम्मद शहाबुद्दीन का जिक्र करते हैं, यासिन भटकल का जिक्र करते हैं, वो तमाम ऐसी आतंकी ताकतों या आतंकी सरगनों का जब जिक्र करते हैं, उस पर क्या जवाब है आपका? मेरा एक सीधा सा जवाब है, वो कोई भी आरोप लगाए, पर अब यासीन भटकल पे बीजेपी ने बहुत मसाला बनाया था। यासीन भटकल पकड़े गए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को सौंप दिए गए। मैं संबित जी से पूछता हूं कि आखिरकार एनआईए के कितने केसेस हैं जो बिहार में टेररिज्म को लेके हैं, गिनवा दें मुझे। तो टेररिज्म की तो खिलाफत सब करते हैं, पर मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अमित शाह का इस वक्त इस रणनीति, अगर वो शब्द इस्तेमाल हो का प्रयोग केवल एक मकसद से है। इसमें आप बिल्कुल गफलत में मत रहिए। पर आप इस बात पर अफसोस करते हैं पवन वर्मा, हुई चुनावी नहीं, अगर आप ऐसे बयानों पर अफसोस करते हैं तो लालू प्रसाद यादव का ये कहना कि नरभक्षी अमित शाह वो तो पागल हो गया है, उस पर भी अफसोस जाहिर करेंगे? मैं असल में हुआ क्या है कि बीजेपी का बड़ा नकारात्मक कैंपेन चला है। किस तरह का भाषा नरेंद्र मोदी ने नहीं यूज किया। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट सर। बीमारू से अपमानित वाली भाषा, शैतान, जिस शैली में उन्होंने वो सो कॉल्ड पैकेज दिया, उससे क्या हुआ कि पूरे डिबेट का स्तर सर, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। हम मानते हैं अभद्र, अशोभनीय बात, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, पर जब प्रधानमंत्री खुद इसकी अगुवाई कर रहे हो तो फिर और क्या कह सकते हैं? राजीव, मुझे ये समझाइए, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है आपने बिहार में, अब यहां पर बड़ा कन्वीनियंट ये स्पिन दिया है संबित पात्रा ने कि नहीं ये तो पाकिस्तान के नेशनल कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान बीजेपी की ग्रोथ नहीं देखना चाहता है। अरे बिहार का चुनाव है, राज्य चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा है। उसको हम कितना फेस वैल्यू पर लें, या दरअसल ये सीधे सीधे ध्रुवीकरण की कोशिश है? क्या ये एकतरफा है या दोनों तरफ से आग में घी डाला जा रहा है? देखिए संदीप, पहली बात तो ये है कि ये इतना लंबा चुनाव हो रहा है बिहार में। 12 तारीख को पहला चरण हुआ था, 19 दिन हो गए। पहले चरण के मतदान का मतदान प्रतिशत 57, दूसरे का 55 और तीसरे का 53। मतदान प्रतिशत कम होता जा रहा है, महिलाओं का वोट ज्यादा है। दोनों तरफ के लोग टोटली कंफ्यूज हैं, कौन किधर जा रहा है, किसका पलड़ा भारी है। अब बात यह है कि बहुत स्ट्रेटेजिकली रणनीति के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने ये माहौल ये तय किया हुआ है, और बाकायदा आरएसएस नहीं, जो अखिलेश बाबू कह रहे थे कि विकास से बात शुरू हुई, जात पर आई, धर्म पर आई, अब पाकिस्तान पर जाकर अटक रही है। हाँ बिल्कुल, ये स्ट्रेटेजी के तहत बनाया गया, क्योंकि अगर आप देखें चौथे और 5वें चरण में 112 सीटों पर मतदान होना है। लोकसभा में इन जगहों पर आरजेडी, एनसीपी और कांग्रेस के सांसद जीते थे, बीजेपी अच्छी तरह जानती है। 2010 के विधानसभा चुनाव में उसे ध्रुवीकरण की कोशिश है, आप ये बिल्कुल। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी तरफ पोलराइजेशन नहीं हो सकता। मुकाबले को जोरदार बनाए रखने के लिए और मुकाबले में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के ये कार्ड खेला है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इसका एक एक्सटेंशन भी आपके सामने पेश करूंगा ब्रेक के बाद। पड़ोसी राज्य झारखंड में एक चिंतन बैठक भी हो रही है।
आज उसमें कुछ अहम बातें सामने आई। आरएसएस की ये बैठक हो रही है जिसमें हिंदुओं की घटती आबादी और मुसलमानों की बढ़ती तादाद पर चिंता जाहिर की गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कह रहे हैं कि अगर बीजेपी बिहार में हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। जवाब में लालू प्रसाद यादव अमित शाह को नरभक्षी, पागल करार दे रहे हैं। भाषा स्तर भी गिर रहा है, ध्रुवीकरण की साफ कोशिश भी होती दिख रही है। और इसमें एक और पेंच भी आ गया है। पेंच ये कि आज एक चिंतन बैठक हुई रांची में। बिहार से सटे झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक चिंतन बैठक हुई। मंथन किस बात पर हुआ कि हिंदुओं की तादाद, आबादी घट रही है, मुसलमानों की लगातार बढ़ रही है। क्यों? ये संयोग है क्या? बिहार के चुनाव हो रहे हैं राजीव, और ये चिंतन बैठक चल रही है, मंथन हो रहा है। अब देखिए, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये स्ट्रेटजी के तहत ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो बात शुरू से कही जा रही है, जिस तरह से आरएसएस ने अपने प्रचारकों 1200 प्रचारकों को कहा जा रहा है कि 4th और 5th फेज के लिए लगाया है। और सबसे आश्चर्य की बात कि कल ही आरएसएस की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया था कि बैठक का एजेंडा ये है कि देश के 2 प्रांतों में मुसलमानों की इतनी जनसंख्या बढ़ रही है कि बाद में वहां भारतीय मतलब हिंदू आबादी कम हो जाएगी। और दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना जो धर्म के आधार पर जनगणना आई है वो चिंता की बात है, ये हमारे एजेंडे में शामिल है। और आज की बैठक में भी वहां ये बात आई कि बिहार के कुछ हिस्सों में ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, सीमांचल पर सीधा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, ये संयोग नहीं है जी। संबित पात्रा, ये संयोग है क्या या सोची समझी रणनीति है ये? नहीं, देखिए, संघ एक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सारे विषयों पे चर्चा करती है। अगर डेमोग्राफी पे चर्चा कर रही है तो इसमें क्या परेशानी है? और जहां तक चुनाव का सवाल है, हर दिन चुनाव है हिंदुस्तान में। अभी बिहार का चुनाव समाप्त होगा, दूसरा चुनाव आ जाएगा, दूसरा चुनाव समाप्त होगा, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा। इस प्रकार से लगातार चुनाव लगे हुए हैं, तो बाकी सभी लोग अपने संगठन को बंद कर लेंगे क्या? तो इसमें मैं इतना पूछ रहा हूं, यही सवाल आप अखिलेश जी से पूछिए। जब सोनिया गांधी जी बाटला हाउस के एनकाउंटर के पश्चात आतंकवादी के शव को देखकर दिन रात रोती रहती हैं और रोना बंद नहीं होता है, और जब ओसामा बिन लादेन बन जाते हैं और ओसामा बिन लादेन का लुक अलाइक एक हमशक्ल को लेकर लालू प्रसाद यादव बिहार में चुनाव का कैंपेन करते हैं कि देखो मेरे साथ ओसामा बिन लादेन है, तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये पोलराइजेशन कर रहे हैं या एक सही तरीके की राजनीति कर रहे हैं? अखिलेश बाबू, इससे पहले रिस्पॉन्ड करें, मेरा एक सीधा सवाल आपसे ये है। ठीक है, आप भाई बढ़ती जनसंख्या, घटती जनसंख्या को लेकर बहुतेरे चिंतित हैं संबित पात्रा, तो अगर पवन कुमार वर्मा और उनकी पार्टी और उनका गठबंधन ये मांग करता है कि धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े तो आपने जारी कर दिए, जाति आधारित जनगणना के भी आंकड़े जारी कर दीजिए, तो क्यों नहीं करते हैं आप? उस पर चिंता जाहिर क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं करेंगे? कब करेंगे? मैं बता रहा हूं ना, इस पे आप अरुण जेटली जी का मैं बता रहा हूं, अरुण जेटली जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। यही सवाल पूछा गया था। जो कंपाइलेशन होता है, कंपाइलेशन राज्य करती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कंपाइलेशन करके बिहार सरकार ने अभी तक केंद्र को भेजा नहीं है। उनको बोलिए आज ही भेज देंगे, हम आज जारी कर देंगे। पवन वर्मा, रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि ये आप मुद्दा उठाते हैं कि केंद्र सरकार जारी नहीं कर रही है, आपने आंकड़े नहीं भेजे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, तथ्य ही गलत है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ये केंद्र का ही नाम है इसका। इन्होंने धर्म के तो आंकड़े निकाल दिए, जो कास्ट के हैं और उसका जो नाम है उस रिपोर्ट का वो नहीं करे। उसी तरह एक नेशनल सर्वे हुआ था न्यूट्रिशन पे, देखा गया कि गुजरात में न्यूट्रिशन लेवल बहुत कम है, 50% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, वो आंकड़े दबा दिए हैं। ये इस तरह की गवर्नेंस, सिलेक्टिव गवर्नेंस चल रही है। इस तरह की सरकार, आज वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डिलेड है और ये राज्यों को ब्लेम कर रहे हैं। इन्होंने एक्शन ही नहीं लिया उस पर। ये अब एक चीज मैं संदीप जी कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अनफॉर्चुनेटली जल्दी उठना पड़ेगा जी। इनकी हर कोशिश हो जाए, एक फर्क आ गया है, लोग पहले से सचेत हैं। ये जो करते हैं उसके पहले बिहार में और देश में लोग कहने लगते हैं इनका करने का मकसद ये है, और लोग कोशिश करते हैं कि जो भाईचारे और सौहार्द का, अमन चैन का एक माहौल बना रहे, वो बना रहे। पर इनकी ढिठाई ये है कि ये चूकते नहीं,
ये कोशिश करेंगे, करते रहेंगे, जमीन पर नीतियों से, बोली से, शैली से, बातचीत से, भाषण से। और ये बहुत अफसोसजनक है इस देश के लिए। आप चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, आप जीते या हारे, पर क्या आप देश का खंडन करेंगे? पवन कुमार वर्मा, क्योंकि आपको जाना है, मैं फिर से ऑन रिकॉर्ड आपसे आपका कमेंट चाहूंगा, आपका बयान चाहूंगा। आपने सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से जुड़े आंकड़ों के बारे में कहा, ये सीधे सीधे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, बिहार सरकार को कोई आंकड़े नहीं देने हैं। आप स्टैंड कर रहे हैं, मैंने आपको बिल्कुल ठीक समझा सर? बिल्कुल ठीक समझा है। जो आंकड़े मांगे गए थे वो दे दिए गए हैं। अब उसमें मीन में करके ये हर स्टेट से कहें नहीं आप ये भी दीजिए वो भी दीजिए, इसका मकसद क्लियर है। इट इज टू डिले द रिपोर्ट, इट इज टू डिले द रिपोर्ट। संबित, और जो इनको जल्दी रिलीज करना पड़ता है उसके सारे आंकड़े मिल जाते हैं इनको। मैं इसको पूरा तथ्यपूर्वक रखता हूं। देखिए संदीप जी, पहली बात है जब सेंसस होता है और सेंसस की पूरी डाटा आते हैं, आपके यहाँ अभी राजीव जी भी बैठे हैं, उनसे भी पूछिए। सेंसस पहले 7-8 वर्षों में रिलीज होता था, पीस मील रिलीज होता था, पूरा रिसर्च के बाद ही सेंसस रिलीज होता है। अब चूंकि कंप्यूटराइज जमाना है, 4 से 5 वर्ष में सेंसस की सारी डाटा रिलीज होती है। जहां तक कास्ट वाला जो डाटा का बात हो रही है, उसमें अरुण जेटली जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप चला के देखिए। तमाम राज्यों के पास कंपाइलेशन के लिए भेजा जाता है, क्योंकि हर राज्य का कास्ट सेंसस राज्य को ही पता होता है। कुछ कास्ट ऐसा होता है जो किसी राज्य में शेड्यूल कास्ट माना जाता है, किसी राज्य में नहीं माना जाता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। इसके लिए ये कंपाइलेशन तो राज्य को ही करना पड़ेगा। ये कंपाइलेशन बिहार ने अभी तक नहीं किया है, टाइम नहीं है इनके पास। इनके पास टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि जो निकाला पार्टी है, मतलब नीतीश कुमार, कांग्रेस और लालू, ये आपस में भी गठबंधन करने में व्यस्त है। इन्होंने मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप तमाम डाटा। अखिलेश बाबू इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। अखिलेश बाबू, अब ये तू मैं दिल्ली में वर्ड अगेंस्ट समबडी एल्सेस वर्ड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं शुरू से कहता हूं, ये सुविधा के राष्ट्रभक्त हैं, सुविधा के राम भक्त हैं, सुविधा के गौ भक्त हैं, और जो कुछ भी है सुविधा के सत्ता भक्त हैं। पर सवाल जो संबित पात्रा ने वही मैं कह रहा हूं, ओसामा बिन लादेन जैसा खुखार आतंकी आपके लिए ओसामा भी हो जाता है। आप भी तो सुविधा की राजनीति करते हैं। एक मिनट मैं जो कहता हूं उसका आधार बताता हूं। सुविधा के राष्ट्रभक्त क्यों है? कश्मीर में जिसको आतंकवादी बताते थे, उसको अपने पार्टी से चुनाव लड़ाया, उसको जिताया, उसको मंत्री बनाया, और बगल में मुख्यमंत्री पाकिस्तान और आतंकवादियों को धन्यवाद देने प्रधानमंत्री साहब बैठे हैं, क्योंकि सत्ता चाहिए। सुविधा के राष्ट्रभक्त हैं, इनको सत्ता चाहिए। राम भक्त सुविधा के क्यों हैं? क्योंकि जब जीत के गए तो कहा कौन राम मंदिर, बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। गौ भक्त क्यों है सुविधा के? क्योंकि अपने लोगों पे कोई नियंत्रण नहीं, वहाँ कोई धर्म का विश्लेषण तो करके अपना बताइए ना अखिलेश बाबू। मुझे विश्लेषण कर, आप सॉफ्टली सैकुलर हो जाते हैं, हमारी कभी सेक्युलर हो जाते हैं। एक सेकेंड, हमारी विश्वसनीयता, ओसामा बिन लादेन ओसामा जी हो जाते हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे। हमारी विश्वसनीयता 125 साल से परखी हुई है, लोगों के दिलों में घर बनाई हुई है। हमारी विश्वसनीयता पे हमें सर्टिफिकेट मांगने और देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आज ये बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे होता है ना कि जो व्यक्ति डूबता रहता है पानी में, तो वो कुछ भी पकड़ता है, तिनका भी सोचता है बच जाऊंगा, तिनका भी नहीं बचा है। तो इसीलिए वो जो डूब रहे हैं वो आभास हो चुका है माननीय मोदी जी को और शाह जी को और ताना शाह जी को। तो वो लोग कुछ भी पकड़ रहे हैं, अब कुछ भी बोल रहे हैं कि चलो यही इसी से कुछ काम चल जाए, इसी पर से आपने एक मार्के की बात कही है और संबित पात्रा में चाहूंगा आप उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। एक मिनट संबित, सवाल सुन लीजिए। 10 सेकंड चलिए बोलिए। अच्छा, नहीं देखिए, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अखिलेश जी कैसे जानते हैं हम लोग क्या पकड़ रहे हैं, तिनका या नहीं। ये तो 2014 से पूरे जिस तरह से दिख रहा है पूरा देश समझ रहा है। कैसे देख पा रहे हैं? ठीक है, ये हो गया, बैंटरिंग हो गई। अरे पूरा बैंटरिंग हो गई, आप कैसे देख रहे हैं ऊपर क्या हो रहा है? द बैंटर इज ओवर। सीधा सवाल एक, कश्मीर का जिक्र आ गया, और ये सवाल मैं ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया मैंने, इसलिए इसे उठाना मैं अब जरूरी समझ रहा हूं। आपकी सरकार है वहां पर, और मैं थोड़ा सा कुछ आंकड़े आपको गिनवाता हूं, तारीखें बता रहा हूं आपको। 30 अक्टूबर 2015, 16 अक्टूबर, 8 सितंबर, 21 अगस्त, 18 जुलाई, 10 जुलाई, 3 जुलाई, 27 जून, 20 जून,
12 जून, 29 मई, 29 मई 2015 तक की ये बात। फिर 10 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 17 अक्टूबर 2014। ये लगभग 20 वाकये हैं। ये तारीखें जो मैंने आपको गिनवाई, ये मालूम है कौन सी तारीखें? ये तारीखें वो तारीखें हैं जब कश्मीर घाटी में ISIS के झंडे लहराए गए और पाकिस्तान जिंदाबाद के इनका चौथा अलायंस पार्टनर है वो। कश्मीर में इनका चौथा अलायंस पार्टनर पाकिस्तान है। जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सरकार आपकी, मैं दिखाता हूं, इसका जवाब है आपके पास? क्या जब वो दिख नहीं रहा क्या सब? मैं आपको एक चीज झंडे तो दिखाता दिख ही हूं। रहे हैं सब। वो पवन वर्मा जी चले गए, मगर थोड़ा सा उनके उस पे अखिलेश जी उत्तर देते। ये डॉन अखबार में आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट क्यों चल रहा है? ये डॉन अखबार जो कि पाकिस्तान अरे का डॉक्ट्रिन में आपसे आगे कौन है? डॉक्ट्रिन में झूठ बोलने में, आप बताइए, ये झूठ बोलने में डॉक्ट्रिन में आपसे आगे कौन है? आपसे आगे कोई है क्या दुनिया में? जितनी चीटिंग हो सकती है, जितने सोशल मीडिया पे इधर का फोटो, उधर की गर्दन, उधर का पैर, उधर का स्टेज लगा करके आप लोग तो दिखाते थे कि ओबामा जी मोदी जी की भाषण सुन रहे हैं। ये लोग तो ये भी दिखा देते। डॉन अखबार में क्यों? आपने देखा कि नहीं? क्या ओबामा जी खड़े होकर के मोदी जी का भाषण सुन रहे हैं। ओबामा जी झाड़ू पकड़ लिए हैं। पाकिस्तान के साथ। एक मिनट, पूरे स्क्रीन पर नहीं, संबित मुझे ये फिर से दिखाइए। संबित, पूरे स्क्रीन पर संबित पात्रा को रखिए। संबित 1 मिनट सारे दर्शकों को दिखाइए। ये देखिए, ये 1 मिनट दिखाइए, फुल स्क्रीन पर दिखाइए। हाँ, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संबित, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सत्ताधारी पार्टी के। क्या लिखा? आप पूरे दावे के साथ, क्या लिखा? आप पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि महागठबंधन ने, यानी कि RJD, JDU और कांग्रेस ने पाकिस्तान के अखबारों को पैसे दिए अपने इश्तिहार छपवाने के लिए। क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जैसे आप एक महत्वपूर्ण चैनल है, वैसे एक सुनिए, जैसे आप एक महत्वपूर्ण चैनल है, वैसे ही एक बहुत विश्वसनीय चैनल, जिसका कि आप लोगों भी देख सकते हैं, उन्होंने अपने हेडलाइन में चलाया है फोटो के साथ नीतीश कुमार जी की एडवर्टाइजमेंट डॉन में है। हम मीडिया पे विश्वास करते हैं, हम मानते हैं कि मीडिया जो न्यूज चलाती है वो विश्वसनीय होती है। हिंदुस्तान की मीडिया बहुत जिम्मेदार मीडिया है, तो स्वाभाविक रूप से ये जो फोटो चलाई गई है, लेकिन नोटिस देते हैं मीडिया को, लेकिन मीडिया को नोटिस देते हैं। हिंदुस्तान की मीडिया बहुत जिम्मेदार है। हम चाहते हैं कि आप लोग इसका उत्तर दें। आपको उत्तर देना होगा अखिलेश बाबू। क्या आपके महागठबंधन ने पैसे देकर पाकिस्तान के अखबारों में इश्तहार छपवाए हैं? देखिए भाई, इनके पास भारत की सरकार है। ये बात अलग है कि काला धन लाने की बात कहे थे नाक के नीचे। अरे एक मिनट बता रहे हैं ना, वही बता रहे हैं। भूमिका नहीं, टिक मारना मार्का नहीं होता, बहस करने हम आए हैं, टिक मारने नहीं आए हैं। तो दिल्ली में नाक के नीचे 8,000 करोड़ रुपए चला गया। जानकारी के बाद भी प्रदेश केंद्र की सरकार ने कुछ नहीं किया, आज तक FIR नहीं हुआ है। तो ये इनकी सरकार है, ये इनको जानकारी करनी चाहिए, इनको जांच करनी चाहिए, तुरंत अभी तलब कर लेना चाहिए पाकिस्तान के उच्चायुक्त को कि बतावें सोर्स ये क्या है, किसने पैसे दिए, कहाँ गया। ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? सब कुछ इनके पास है, क्योंकि ये सिर्फ बोलते हैं, ये सिर्फ माहौल बिगाड़ते हैं, ये सिर्फ लोगों को धमकाते हैं, ये डरवाते हैं कि आप वोट नहीं देंगे तो आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान एक आखिरी सवाल संबित, इनका काम है, आपको वक्त नहीं दे पाऊंगा। ये इनकी घबराहट बताती है। राजीव, आखिरी सवाल, 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। और हम ये लगातार शुरू से न्यूज 24 ये बात कहता आया है कि विकास पर चर्चा हो, विकास पर चर्चा हो। कभी गाय पर चर्चा होने लगी, कभी जात पर चर्चा होने लगी, कभी धर्म पर चर्चा होने लगी, अब पाकिस्तान पर चर्चा हो रही है। विकास कहां गौण हुआ? विकास अब बेमानी हो गया है। नहीं, पहले तो लोग कहते थे भाई। देखिए, अब विकास के मुद्दे पर अब चुनाव नहीं हो रहा है संदीप। दूसरी बात यह है कि जिस तैयारी से संबित पात्रा आए और पाकिस्तान का जितना जिक्र कर रहे हैं, ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में वो है। अब इनको जवाब ये देना चाहिए कि डॉन में नीतीश कुमार का अगर छपरा है तो बिहार के कितने वोटर पाकिस्तान में अभी हैं जो वैसे ही आशास्पद लग रहा है बिहार के चुनाव में देंगे। अगर सच भी हो, डॉक्ट्रिन में पता नहीं है, पर हम इसकी तहकीकात करेंगे। डॉक्ट्रिन में राष्ट्रीय प्रवक्ता ये चीज हमारे चैनल पर दिखा रहे हैं, हम इसकी पड़ताल करेंगे और इसकी बाकायदा तफ्तीश करेंगे। तो इनकी सरकार को करना चाहिए था, अभी तक बताना चाहिए था। अब ये जिम्मेदारी बनती है। क्या मतलब है वहाँ कितने बिहार के वोटर हैं और कोई आदमी ऐड कहाँ देता है? यहाँ तक कि टेलीविजन चैनल पर जो कंपनीज हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, मैं वो ख्याल करती है कि हिंदी चैनल का दर्शक 15 सेकंड में मुझे वाइंड अप करना है डॉक्टर पात्रा, 15 सेकंड।
देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, मगर पाकिस्तान को हम कोसते हैं तो आप लोगों को लगता है कि मुस्लिमों को कोसा जा रहा है। मगर डॉन अखबार का एडवर्टाइजमेंट हम अगर किसी चैनल से लाके आपको दिखाते हैं, आपको लगता है कि ये संभव ही नहीं है। नीतीश कुमार नहीं, मैं संभव की बात नहीं, क्यों डॉन हम कह रहे हैं हम तफ्तीश करेंगे, इसकी पड़ताल करेंगे। मैं बिना किसी चीज को थोपे बजाय अपने चैनल पर ऑन एयर नहीं होने दूंगा। बिल्कुल, आप जानते हैं इस बात को। बिल्कुल, आप लोग तफ्तीश करें। हाँ। मगर मैं ये जानना चाहता था जेडीयू के प्रवक्ता से कि आखिरकार डॉन अखबार, अरे तब ये तो आप बताइए, सरकार आपकी है, सरकार आपकी, आप बताइए जाएगी। आपने इसका दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देंगे। इनकी सरकार है, इनका संबित पात्रा, अखिलेश बाबू, राजीव रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।